तो आप लोग एयरटेल की सिम यूज़ करते हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आपने एयरटेल के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा उससे बहुत बहुत ज़्यादा हमको मतलब है भाई। हम तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे क्यों। क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उसके फंडामेंटल आखिर कह क्या रहे हैं, आखिर कंपनी कर क्या रही है। तो वीडियो को शुरू करूँगा बिना टाइम वेस्ट किए। नए थे सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने इसकी जो PDF है इसकी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड की है, उसको मैं आपको, उसमें पता कितने पेज हैं, उसमें है 170 पेज। तो देखिए जी 170 पेज किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्या करूँगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट है खाली वही बताऊँगा, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करूँगा बिना टाइम वेस्ट किए और फ़ोन की तरफ देख के बात करूँगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। और वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए जी फाइनेंशियली जो इसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है ना। और आगे बात करेंगे वैल्यूएशन, वो भी एक्सपेंसिव है। और टेक्निकली देखें तो बुलिश है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करेंगे तो मार्केट कैप है इसका 6,86,000 करोड़ का, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। PE रेशियो है 83 का। तो यानी कि ये बता रहा है इसका जो प्राइस चल रहा है वो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। तो थोड़ा बहुत अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं और मैं तो यही कहूँगा कि मार्केट अपने पीक पर है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए और इन्वेस्टमेंट करने जितना हो सके उतना बचिए। आगे बात करेंगे डिविडेंड की, तो यानी कि अपने प्रॉफिट में से ही हमको 0.33% दे देती है। हर साल अलग अलग होता है, तो वही बता रहा हूँ मैं। और ROE की बात करूँ 9.19% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो उससे हमको क्या ही लेना है ना, क्या लेना भाई, बहुत कुछ लेना है। 9.19% बढ़ी यानी कि नॉर्मल है, लेकिन अगर 10 से 15% के बीच में बढ़ी हो तो ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। लेकिन 10 से 15 से ऊपर बढ़ी होती तो अच्छा मानता मैं इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, लेकिन 9.19 तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और प्लस नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और बात करेंगे शेयर होल्डिंग्स की, तो जो कि इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जैसे लोगों के पास जितना ज़्यादा है, प्रोमोटर्स के पास 0% होल्डिंग है, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट वहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो देख लेते हैं भाई उसको भी। तो प्रोमोटर्स के पास 54.57% है, ठीक है जी। FIs के पास क्या है, वो 22.59% है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के पास 11.29%, अच्छा है। और पब्लिक के पास 3.4% है, जो कि अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना कम हम जैसे लोगों के पास होगा उतने हमारा घाटा कम होगा। कोई नहीं, मजाक कर रहा था मैं। अदर्स की बात करूँ 8.37% है। और बाकी बात करेंगे अब फाइनेंशियल ईयर। तो ये तो छोटा मोटा एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहता है वो 3 साल के, पिछले 3 साल के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। शुरुआत करूँगा ROE से, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी से शुरुआत करते हैं। तो FY21 में जो इसके FY21 में जो ROE है वो 38.7% बढ़ा है, और FY22 में 125% बढ़ा है, और FY23 में 43% बढ़ा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो FY21 में जो इसका ROA था, ROA वो तो ROE था या ROA है। FY21 में ROA बढ़ा 51.2%, 22 में 126% बढ़ा, और FY23 में 59% बढ़ा है। और अब बात करेंगे EPS की, तो FY21 में जो इसका EPS है वो 56% बढ़ा है, FY22 में 127% बढ़ा, और FY23 में 91% बढ़ गया। तो भाई यहाँ तक तो नंबर अच्छे हैं। और VVPS को भी चेक कर लें एक बार, तो FY21 में 21% घट गया है, ठीक है। FY22 में 11.2% बढ़ गया, और FY23 में 28.3% बढ़ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं आई है यहाँ पर। अब आगे बात करूँगा FY21 में EV to सेल्स कितनी बढ़ी है। EV to सेल्स के नंबर चेक करें तो वही FY21 में 0.2% बढ़ी है, FY22 में 16% बढ़ी है, और FY23 में 10.7% घटी है। तो EV to सेल्स थोड़ा बहुत दिक्कत आ गई है। और आगे बात करेंगे डेप्थ एंड इक्विटी, इसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग। तो FY21 में इसके पास 44% डेप्थ बढ़ गया था, FY22 में 9% घटा है, और FY23 में 9.0% घट गया है। तो ठीक है, मतलब आगे बात कर लेते हैं। कंपनी अप एंड डाउन चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट रेशियो, तो करंट रेशियो 0.49 का था FY21 में, और FY22 की बात करूँ 0.46 का था, FY23 की बात करूँ 0.47 का था। ओवरऑल कंपनी का जो करंट रेशियो है मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। और बात करेंगे नेट कैश फ्लो की, तो FY21 में इसका जो नेट कैश फ्लो बढ़ा है, नहीं, नेट कैश फ्लो की बाद में बात कर लेंगे, पहले नेट इनकम देख लेते हैं। तो ये नेट इनकम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो FY21 में 128% इसकी नेट इनकम बढ़ी है, अच्छी बात है। FY22 में 53% बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है, और FY23 में 96% बढ़ी है।
तो ओवरऑल कंपनी नंबर यहाँ तक तो अच्छे हैं, और थोड़ा करंट रेशियो में दिक्कत है। और आगे बात करेंगे FY21 के रेवेन्यू की बात। रेवेन्यू को भी नहीं भूल सकते हम यार, रेवेन्यू की तो बात करनी ही पड़ेगी। तो FY21 में जो इसके पास रेवेन्यू है 14.9% बढ़ा था, FY22 में 15.8% बढ़ा इसका रेवेन्यू, और FY23 की बात करूँ तो 19.4% बढ़ा है रेवेन्यू। तो ठीक है भाई, रेवेन्यू भी अच्छा है और कंपनी के नंबर ओवरऑल अभी तक नंबर अच्छे हैं। खाली करंट रेशियो और PE रेशियो की बात करूँ तो रेशियो में थोड़ी बहुत दिक्कत है। और आगे बात करेंगे ऑपरेटिंग इनकम की, तो FY21 में 24.4% बढ़ा है, FY22 में 26% बढ़ी है ऑपरेटिंग इनकम, और FY23 में 23.9% बढ़ी इसकी ऑपरेटिंग इनकम। बैलेंस शीट्स को कैसे भूल सकते हैं, बैलेंस शीट्स की बात करनी जरूरी है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ देखें तो FY21 में इसके पास एसेट्स है 3,46,000 करोड़ की, और लाइबिलिटीज़ थी 2,65,000 करोड़ की। ठीक है जी। FY22 की बात करूँ 3,64,000 करोड़ के पास एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ थी 2,72,000 करोड़ की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होती भी तो आप लोग करते क्या। और आगे बात करूँगा FY23 की, तो 4,47,000 करोड़ के पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थी 3,40,000 करोड़ की। तो भाई ठीक है, क्या ही कह सकते हैं हम। और बात करेंगे नेट कैश फ्लो की, क्योंकि अगर मैं आपको बताने लग गया नेट कैश फ्लो की लिस्ट तो उसमें तो भाई वीडियो हो जाएगी 10 से 15 मिनट की। तो मैं वो डायरेक्ट आपको नेट कैश फ्लो बता देता हूँ, क्योंकि आपको और नंबर समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप बिगनर हैं फिलहाल। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे भी पहुँच चुके हैं, एडवांस लेवल पे भी हैं, तो भी आप नेट इनकम जो नेट कैश फ्लो है उससे पता लगा सकते हैं भाई। तो इसका जो नेट कैश फ्लो 1623 करोड़ का बढ़ गया, अच्छा है। और आगे बात करूँगा, आगे बात करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, फिलहाल इतना ही बता देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ओवरऑल मैं इस नंबर मतलब इस कंपनी को नंबर कितने दूंगा, तो जिस तरीके 10 में से किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 10 में से किसी को कितने नंबर देने हैं उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से पता चलता है। तो मैं इसको दूंगा 10 में से 6.5 या 7 के बीच में, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये था, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपसे कहना ही क्या है, सोच समझिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया कीजिए, जिससे कि क्या आपके मिनिमम से मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो।